की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। क्या बात है अनमोल, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। हाँ, छोटे छोटे आसान आसान नन्हे नन्हे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए आप यहाँ पे हम करीबन मैं आपको बता भी देता हूं, तो आप भी ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे, बस इतने पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो हम लोग मुश्किल से 7-8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं उनको आप समझते हैं, इसको पढ़िए जरा आप जल्दी से। दो समान तथा असमान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को वाय रूप से अगर स्पर्श करें तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, टू सर्कल ऑफ इक्वल और अनइक्वल, मतलब इक्वल रेडियस हो या अनइक्वल रेडियस हो, और वो टच और डू नॉट टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इज। ये सारा यहां पे दिया हुआ है। पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। दो हमारे पास सर्कल है, मान लीजिए एक ये सर्कल है, मे बी कि दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो, सॉरी रेडियस सेम हो सकता है दोनों की रेडियस सेम ना हो सकता है दोनों एक दूसरे को टच करें, हो सकता है ना टच करें, दो सारी बातें यहां पे एकदम एप्लीकेबल है ना। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट मतलब कि आप इन्हें जो यहां पे टच करोगे इस प्रकार से, ठीक है, ये यहां पे टच हो रहा है कुछ यूं, ओके, नाउ इट इज फाइन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसने यहां पे टच किया है, इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया, यहां टच करा है, इसको Q नाम दे दिया, तो ये कॉमन टेंजेंट है ना, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है यहां पे ये। इसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है, तो अगर आपको PQ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है D² - R1 -R2 का होल स्क्वायर, R1 -R2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है ना। कैसे आया, क्यों करते हैं, उस पर आज हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले हैं, सीधा आपको सब चीजें आज बस याद रखनी है। हम्म, ओके, चलो। अब यहां पे समझिए, मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो ये है, और इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये 90 डिग्री बनता है, और इसको हम यहां पे नाम दे देते हैं R1। इसी प्रकार इसका सेंटर यहां पर होगा, इसको इससे मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं R2, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे बोला जाता है D, है ना। ये केंद्र से इस केंद्र तक की जो दूरी है इसे बोला जाता है D। तो PQ निकालने का फॉर्मूला होता है D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, यही यहां लिखा हुआ है, D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, हम यहां यह समझ सकते हैं कि अगर ये है तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, ये भी R1 है और ये भी R2 है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि D का मतलब क्या हो गया, D का मतलब R1 + R2 भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं D की जगह, है ना, अगर मैं D की जगह R1 + R2 का होल स्क्वायर कर दूं, -R1 - R2 का होल स्क्वायर कर दूं, और अंडर रूट कर दूं, तो बताना मुझे A + B का स्क्वायर -A - B का होल स्क्वायर। तो A² + B², A² - B², ये दोनों कैंसिल होंगे, और इसका बचेगा 2AB। तो 2AB मतलब 2R1 R2, इधर भी बचेगा प्लस का 2R1 R2। तो अगर जब आप इनको सॉल्व करोगे, करके देखना, तो यहां बचेगा 4R1 R2 अंडर रूट में, और 4 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 2R1 × R2, R1 × R2। तो PQ निकालने का यह फॉर्मूला भी हो सकता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। आपको अगर P से लेकर Q तक की लेंथ निकालनी है तो R1 और R2 का मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में कर दो और डबल कर दो, यह भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
ये डी डायमीटर नहीं है, है ना, ये जो डी है ये आपका डिस्टेंस है। ये तो ठीक है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये वाला जो आपका डी है ये आपका डिस्टेंस है। डी मतलब डिस्टेंस के लिए यहां पे यूज हो रहा है। दोनों त्रिज्याओं के, दोनों बिंदुओं के, दोनों केंद्र के बीच की दूरी। अच्छा, ओके, समझ आ गया। तो यही सब चीजें यहां लिखी हैं जो मैंने आपको पूरी करके बताई। दोनों केंद्रों के मध्य दूरी, उसी को हम डी बोल सकते हैं। डी मतलब R1 + R2, R1 + R2 से बना ये, तो ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहीं पे सॉल्व करके बताया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला अगर दोनों सर्कल दूर दूर भी हैं, ये तो दोनों टच कर रहे हैं, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ना भी करें, अगर ऐसा केस भी बने, उस केस में भी P और Q के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा। अगर टच करें या दोनों सर्कल टच ना करें, दोनों की रेडियस इक्वल हो या दोनों की रेडियस अलग अलग हो, हर केस में ये वाला आपका जो फॉर्मूला है D² - R1 - R2 का स्क्वायर, ये आपका एप्लीकेबल रहेगा, ये आपका यूज वहां पे होगा। और एग्जैक्टली यही पॉइंट इसके आगे है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, इफ टू सर्कल डोंट टच ईच अदर देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट, है ना, सीधी उभयनिष्ठ रेखा जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, तो ये सेम वही आएगा। मैं आपको पहले एक छोटी सी बात और बताता हूं। देखिए, ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार का एक सर्कल और हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज समझनी है, ये जो लाइन होगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, जो दोनों को टच करेगी, ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे तिर्यक, ये जो लिखा है अपना प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। ये जो मैंने आपको पहले बताया ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसको हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। लेकिन ये जो हमने बनाया ना, जो इधर भी टच कर रही है इधर भी टच कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, राइट। तो यदि अगर एक और डायग्राम में बनाता हूं यहां पर, आप फिर इसमें सुनिएगा, है ना, ये हमारा एक सर्कल हो गया और फिर हमने एक सर्कल यहां पे और ले लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और यहां पे हमने फिर से एक लाइन ले ली, एक स्पर्श रेखा ले ली, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, आएगा भी समझ में आपको। इसको टच करा इसने P पॉइंट पे, इस पे टच करा है Q पॉइंट पे, इसकी जो रेडियस होगी वो R1 होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो R2 होगी, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, है ना, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मुझे P से लेकर Q तक की लेंथ निकालनी है तो D² R1 - R2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो, है ना, अगर यहां पर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज कि ये आपका यहां पे R हो गया और ये यहां पे S हो गया। तो अगर आपको R से S तक की लेंथ निकालनी है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेगी, ये हो गया तो इसको आप R1 कहोगे, इसमें यहां पे इसने टच करा तो इसको आप R2 कहोगे, और ये इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, है ना, ये सारी बातें सेम है। तो अगर इसमें आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर, ये लिखा है यहां पे D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यस,
ओके, क्लियर है? ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो है, सीधी स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट जो है वो ये हो जाएगी, और ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। इसमें बस फर्क ये है कि यहां R1 प्लस R2 है, यहां पे R1 माइनस R2 है। ठीक है, सब इन्हीं से निकलेगा, है ना। अगर डी नहीं देंगे तो फिर बाकी चीजें देंगे आपको, RS देंगे, R1 R2 देंगे तो डी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम एक और चीज समझते हैं, जो अभी जस्ट हमने देखा, दो वृत्त अप्रतिच्छेदी है ना, और मतलब एक दूसरे को अलग अलग दोनों है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और O1 O2 केंद्रों के बीच की दूरी है, एक तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को C1 और C2 पर स्पर्श करती है, और O1 O2 को P पर काटती है। तो उनका जो यहां रेशो बनेगा वो इस प्रकार का यहां पर होगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, मैं फिर एक डायग्राम बना के समझाता हूं, जस्ट एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो बस। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था एज इट इज हम बनाएंगे और इसको समझेंगे। आज की जितनी भी चीजें हैं आपको बस याद करनी है ना। हम बिल्कुल भी इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये काफी कम इनके क्वेश्चंस आते हैं, हाई लेवल के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी पढ़ना जरूरी है। पर आप इन्हें केवल याद रखेंगे, ये ध्यान रखना। हम्म, चलो, मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाता हूं, बना के बताता हूं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये एक सर्कल हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। दोनों में भी दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। ओके, देखिए, यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम इसको सपोज नाम दे दें O1, है ना। सेंटर O है ये, इसको हम नाम दे देते हैं सेंटर O2। ये इधर टच कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C1। ये इधर टच कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C2, है ना। और अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, तो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम P नाम देंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना आप समझ रहे होंगे अब। क्लियर? अरे यार, इसमें हाँ, तो अब आप इसको समझिए, जो जैसा हमने लास्ट बनाया था, ये दोनों सेंटर्स हैं, इनको हमने मिला दिया, इसने इसको इधर टच करा, इसको C1 नाम दे दिया, इसको C2 नाम दे दिया। तो O1P, O1 से लेकर P तक की जो डिस्टेंस होगी, और O2 से लेकर P तक की जो डिस्टेंस होगी, वो O1C1 और O2C2 के रेशो में होगी, है ना। अगर ये 2 और 3 के रेशो में है, तो ये भी 2 और 3 के रेशो में होंगे। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि O1P और O2P का जो रेशो होगा, वही O1C1 और O2C2 का रेशो होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, इतना याद रहेगा, जो रेशो इन दोनों का वही रेशो इन दोनों का। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से इनका एक वाय विभाजन भी हो सकता है। अभी हमने दोनों को अंदर की तरफ काटा है, मतलब बीच में काटा है, ये दोनों एक दूसरे को आगे भी कैंसिल कर सकते हैं। फिर एक डायग्राम बनाते हैं।
इतना ठीक है। चलो, और चलो, डायग्राम से थोड़ा सा आप काम चला लेना, है ना। मान लीजिए इसका ये O1 है, तो ये इसका O2 है ना। ये पॉइंट है आपका C1 और ये पॉइंट है आपका C2, और ये दोनों मिल रहे हैं आपके इस पॉइंट P पर। तो अब आप फिर से देख सकते हैं, जो यहां पे इनको हम चाहें तो मिला दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है। O1P से लेकर O2P का वो जो रेशो होगा वो O1C1 और O2C2 के बराबर होगा। वही रेशो है जो आपको यहां पे याद रखना है। ओके है। हम्म। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। O1 से लेकर P तक और O2 से लेकर P तक का जो रेशो होगा वही रेशो O1C1 और O2C2 का होगा, अगर इस प्रकार की एक टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट पे और इनका सेंटर को हम इस तरीके से मिलाकर आगे बढ़ाते हैं तो। ठीक है। यस, रेशो सेम होगा, लेंथ सेम नहीं होगी, सेम रेशो होगा। इसका मतलब होता है रेशो, यहां सिमिलरिटीज लगती है, समरूपता लगती है, उससे ये प्रूव होता है। पर अभी तो आप बस याद रखिए, है ना, आज गहराई में नहीं जाना है अपने को। दो वृत्त अप्रतिच्छेदी हैं O1 O2, और एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को C1 C2 काटती है और आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर काटती है। ओके, चलिए क्या क्या हमने पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करें या न करें, उनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट है उसको निकालने का रूल ये भी है और वो भी है ना। लेकिन अगर टच ना करे तो दो कंडीशंस बन सकती है। तो एक कॉमन टेंजेंट निकालने का रूल है, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का रूल है। ठीक है। फिर अगर हम इनके रेशो की बात करें, कॉमन जो आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट है और जो आपकी डिस्टेंस होती है दोनों सेंटर्स के बीच की, उसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उनका रेशो और दोनों रेडियस का जो रेशो है वो सेम होता है ना। इसी प्रकार अगर बाहर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो रेशो अभी हमने डिस्कस किया। इसके आगे के सारे डायग्राम्स आज बने हुए हैं तो ये अच्छी बात है। इसको आप यहां पे देखिए, अगर दो सर्कल इस प्रकार के हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, इनके बीच में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस में अगर कोई सर्कल बना है और उसकी रेडियस पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 1/√c। ये सब रेडियस है, 1/√c इज इक्वल टू 1/√a 1/√b। और यहां पे ए बी सी जो है, ए बी एंड सी जो है, यहां पे क्या है, यहां पे रेडियस है। ये तीनों क्या है, त्रिज्या है ना। तो रूट सी जो होगा, 1/√c जो होगा 1/√a प्लस 1/√b होगा। अगर दो इस प्रकार के सर्कल हैं, टच कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट है, बीच का जो एरिया होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b के इक्वल में होगा। पेपर में डायग्राम आपको खुद को बनाना है, वो कभी नहीं देंगे डायग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है कि दो आपकी टेंजेंट है किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस रिलेशन को कि R2 जो है वो R1 और R3 के मल्टीप्लीकेशन के अंडर रूट के इक्वल होगा। R2 R1 और R3 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें और उनकी त्रिज्याएं R1 R2 R3 है, तो R2 आपको निकालना होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट, ठीक है ना, फोर्थ का ए, हाँ, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। फिर एक ये कंडीशन होती है, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ये जो आपका सर्कल है इसकी रेडियस आपको निकालनी है। तो याद रखिएगा, अगर ये कंप्लीट रेडियस आर है तो इसकी रेडियस होती है R/6, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं AB/6। ठीक है। ये एक आपका सेमी सर्कल है, ये अपने आप में एक सेमी सर्कल है ना, अर्धवृत्त है।
ये इसका एक सेंटर हो गया, यहां से यहां तक एक सर्कल है, यहां से यहां तक एक सर्कल है, और यहां पे हमने एक फुल सर्कल बनाया, तो आपसे इसकी रेडियस पूछी जाएगी, है ना। तो अगर मान लीजिए इस पूरे की लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, 18/6, मतलब यह आएगा आपका कितना, 3 सेंटीमीटर। ये आपको यहां पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आया इतना समझ में कि नहीं आया? यस। ठीक है। अब यहां पे आपको इसका मेन बताता हूं मैं, इसके पीछे एक्चुअल में इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है ना। ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एन आर, ये किसका फॉर्मूला है, आर निकालने का फॉर्मूला है। ये भी किसका फॉर्मूला था, आर का था। आर बराबर एन, एन मतलब नंबर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं एन का मतलब। तो आपको देखना है, सपोज करिए नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, और ये भी किस पे होना चाहिए, ऑन आर, ठीक है। ऑन किस पे होना चाहिए, ये आर पे होना चाहिए। आर मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 है तो हम 4 लेंगे। आर रेडियस तो यहां से यहां तक की है ना, इस पे कितने सर्कल्स हैं, 2 हैं। तो मान लीजिए कि आपसे इस वाले की रेडियस पूछी जाए कि इसकी रेडियस बताइए, तो इसका जैसे ये है तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये तो एक स्पेशल केस हो गया, अगर 2 है तो ये कॉमन हो गया, ये सब में लगेगा। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कितने भी डायग्राम्स आ जाए, ये उन सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है, जिसमें आप लगाएंगे एन आर। एन मतलब नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ऑन आर, मतलब यहां से यहां तक कितने सर्कल्स हैं, 2। तो सपोज करिए 2 सर्कल्स हैं, यहां आप रखेंगे 2 इंटू आर, यहां रखोगे 2 इंटू 2 4 + 1 5। तो ये जो आर होगा, इस आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर 2 सर्कल्स हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 2r/5। तो अगर आपको इस आर की वैल्यू पता है, तो आप इस आर की वैल्यू निकाल सकते हो बेस्ड ऑन सर्कल्स, ठीक है। सपोज करिए ऐसा कोई डायग्राम हो आपके पास कि ये है ना, इस पे इधर 3 बन रहे हैं, और इसी प्रकार इधर भी 3 बन रहे हैं, ये इधर बन रहा है और एक यहां पे बन रहा है, और आपको इसकी आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपके लिए रेडियस जो कैपिटल आर है वो ये है, और यहां पे अब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि सेंटर से रेडियस पे कितने सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं, 3। तो आप यहां 3 रखेंगे, है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 3r, और नीचे हो जाएगा 3 2 6 + 1 7। तो इस केस में r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3r/7। इधर हमने, यहां पे इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो शायद ठीक रहेगा, है ना। इसमें कंफ्यूजन होगा, नहीं तो आप बोलोगे सर यहां आर अलग है, यहां आर अलग है। इसको आप अलग कर लो, इसको आप आर लिखने के बजाय ना 2r लिख लो। इसको आप 2r लिखो, और इसको आप r लिखिए। ये r है, ये r है, ये 2r है ना। और इसको भी क्या करिए, 2r/6 कर लो। 2r/6 या ये थोड़ा सा सुधारेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे इस वाले में, है ना। या उसको हम डायमीटर d कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दूसरी बात, यहां पे आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि कभी ऐसा हो जाए तो, ये आपका सेंटर है और मान लीजिए ऐसा हो जाए, और आपसे बोले बताइए अब इस आर की वैल्यू क्या है ना। और ये आपका कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब यहां समस्या क्या है, उसको सुनिए भाई। ये आप इसका हमेशा देखते थे, अब इसको 2.5 करने से तो आप रहे, तो आप एक बात समझिए कि ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये 1 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक 2 होगा, यहां से यहां तक 2 होगा।
यहां से यहां तक भी 2 होगा, यहां से यहां तक भी 2 होगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। दूसरी बात कि अगर यहां से लेकर यहां तक आर है तो यहां से लेकर यहां तक भी तो आर होगा, क्या ये दोनों बराबर होंगी? ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो ये भी बराबर होगी, तो इसको भी आप आर बोल सकते हो, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, केवल इतना आपको माइनस करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझना, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सेमी सर्कल है ना। ये आपकी अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये आपका अपने आप में क्या है, इसके लिए ये व्यास है, और आपको केवल ये बताना है। तो आप अगर टोटल कैपिटल आर में से, टोटल कैपिटल आर में से अगर आप समझिए कि ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल जो लेंथ है, इसके आप अगर 10 टुकड़े करें, है ना, इसके अगर आप 10 टुकड़े करें और इसको माइनस कर दें, तो आपको यहां से यहां तक की लेंथ पता चल जाएगी। सोचो, मान लो ये 40 है, ये कितनी है, ये 40 है, तो ये मैंने 40 बोल दिया। और अगर यहां से यहां तक की लेंथ आपको पता है, और मान लीजिए कि ये 5 है, तो इतना आपने हटा दिया, तो अपने आप पता चल जाएगा ये पूरा 35 है, और जो बचा उसको आधा आधा कर लोगे तो वो 17.5 में डिवाइड हो जाएगा। तो वो करना, अगर ऑड नंबर आए तो वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। टोटल लेंथ को आप, या तो टोटल लेंथ, अगर ये टोटल आपकी आर है, इसके आप टोटल 10 टुकड़े करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, इतना माइनस करोगे तो अपने आप यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी, और इसको आधा आधा कर दोगे तो आपको आर की वैल्यू यहां पे पता चल जाएगी। बताओ, आया समझ में? करेक्ट, ठीक है, चलिए। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर। अगर दो सर्कल इस तरीके के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, और उनके बीच, उनके पास एक इस प्रकार की दो टेंजेंट भी है, दो स्पर्श रेखाएं भी हैं, यहां पर और इसको मैं इस तरीके से मिला भी दूं, ये एक्स है और ये वाई, हालांकि ये टच नहीं कर रही है, इसको टच करना चाहिए, ये हो गया। और ये आपके दोनों पॉइंट हैं, ये एक्स है और ये वाई है, और इसके अलावा ये पी क्यू है। तो समझ गए ना आप, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दो अलग अलग कॉमन टेंजेंट हैं। तो ये यहां टच कर रही है, ये थोड़ा सा सीधा बनना चाहिए, ऐसा, ये ऐसा बनेगा, है ना, ये है, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये आपका वाई पॉइंट हो गया। तो पी से लेकर क्यू तक की अगर डिस्टेंस निकालनी है, या याद रखें, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये कनेक्शन आप याद रखिएगा अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा ना, क्वेश्चन से हमें चीजें समझ में आएंगी। ओके, ठीक है, चलिए। सो फाइनली यहां पे थ्योरी हम फिनिश करते हैं। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, एक बार आप इनको रिवीजन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चंस पर। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला सवाल, और आज तो ठीक है, आज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अभी तक लग रहा होगा कि हमने जितना भी पढ़ा है सब हमें याद है ना। अब तो सर आप क्वेश्चन कराओ। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो जो चीजें आपने पढ़ी है आप वो ही भूलने वाले हो। आप अभी, आपको अच्छे से याद नहीं आएगा क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। तो मेरा आप सभी को एक सजेशन है, आज खैर क्वेश्चन करने के बाद आप मेरी बात मानेंगे ही, एक बार आपको कल की क्लास के पहले पूरा रिवीजन करके आना है। आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से रिवीजन करें, या पीडीएफ आपके पास है पीडीएफ से रिवीजन करें, वीडियो देख सकते हो तो वीडियो देख लो, जो आपको करना है करो।
कल की क्लास के पहले आपको पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करके आना है, नहीं तो आपसे बनता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, है ना। अभी आपको जरूर लग रहा है कि सर हमें तो सब याद है, आप तो अब क्वेश्चन करवा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अभी याद नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये रहा आपका पहला सवाल, बताइए इसका आंसर। एकदम आसान आसान क्वेश्चंस आज के अपने रहेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओके, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, है ना। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6, द ट्राइंगल इज। आपको बताना है कौन सा ट्राइंगल है। और मैं आपको बता दूं कि अब हम सारे क्वेश्चंस जो हैं मिक्स करने वाले। मैं आपको ये ऐसे नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या जो आते हैं वो मिक्स आते हैं। उसमें ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त सब एक साथ यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। धीरे धीरे शुरुआत के क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, और आपकी थ्योरी अगर स्ट्रांग है तो फिर आपसे सब बनेगा। और क्वेश्चंस में डायग्राम जनरली नहीं देते हैं, तो डायग्राम भी हमें पहले बनाने पड़ते हैं, है ना। बाकी आप बिना चिंता करें हर क्वेश्चन को अच्छे से सीखने की कोशिश करें, सब कुछ आपसे बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ सर पढ़ा तो हमने सब कुछ है। ओके, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है सी, है ना। और ये फाउंडेशन वाले और सीजीएल में दिया है, सीएचएसएल वालों ने तो ए पे आंसर दे दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा तो ए ही लगा देते हैं, है ना। लेकिन सही जवाब इसका जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। हमने ट्राइंगल में सीखा था, है ना। हमने सीखा था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो देखना जरा यहां पे क्या होता है। तीन साइड्स हैं, तीन भुजाएं हैं, एक 3 है, एक 4 है और एक 6 है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 16 और ये आ गया 36। तो ये आ गया 25 इज ग्रेटर देन 36, 25 इज ग्रेटर देन 36, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कब लगता है, जब आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है ना। ये अधिक कोण त्रिभुज की निशानी है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की निशानी है। आंसर कितना आएगा, सी आएगा। बताया था ये, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8 और 10 है। सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम्म, बनेगा। अगर आपको इसका कंसेप्ट याद है तो आप ऐसे ही बता दोगे कि सर इसका आंसर जो है डायरेक्ट आ जाएगा। बट सी, लेट्स सी कि आप क्या बताते हो। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 5 है, एकदम ठीक है। सबसे पहले तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है, ये त्रिभुज कौन सा है। तो आप देखेंगे 6 से 8 है और 10 है। हाफ करोगे तो 3, 4 और 5, ये तो ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें ये 6 हो या 8 हो, या ये 6 या 8 हो, लेकिन ये 10 होगा, ये कंफर्म है।
और उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी जो भुजा है, जो आपकी ग्रेटेस्ट साइड है, उसके ऊपर आपको एक माध्यिका बनानी है, मीडियन बनानी है, उसकी लेंथ क्या होगी। तो आपको अगर याद हो तो हमने जब ट्राइंगल देखा था और मीडियन देखा था, तो मीडियन हमेशा हाइपोथीनियस को, है ना, जो माध्यिका है समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो कर्ण को हमेशा बाइसेक्ट करती है, हाइपोथीनियस को आधा आधा बांटती है ना। तो एक तो ये था, माध्यिका जो है इसको बाइसेक्ट भी करती है और इसकी लेंथ इसकी हाफ होती है। तो माध्यिका की लेंथ क्या होगी, 10 का हाफ, और 10 का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो हाइपोथीनियस का हाफ होती है, कर्ण का आधा उसको कहा जाता है। क्यों होता है, आपको याद हो तो हमने इसको प्रूव भी किया था, है ना, समझा भी था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये अब आपको आंसर दे पाएगा 5। ओके है। आगे बढ़ेंगे। करिए। ओके। हिमांशु कर देंगे, लेकिन फिर भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, है ना। कर देंगे, बाकी एग्जाम में लाओ। देखिए 125 आपका एकदम सही आंसर है। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एबीसी का अंतः केंद्र है। अब देखो यहां पे अब चीजें आती हैं। जैसे ही आपने अंतः केंद्र सुना, इन सेंटर सुना, आपको याद आना चाहिए कि इसको कौन बनाता है। इसको बनाता है कोण अर्धक, है ना। इसको कौन फॉर्म करता है, एंगल बाइसेक्टर, ये इसको बनाता है ना। तो तुरंत सारी चीजें याद आनी चाहिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका आई हो गया, ठीक है ना। आगे बोला है एबीसी। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितने का है, ये 60 है, और ये वाला एंगल कितने का है, ये 50 का है ना। एसीबी, एसीबी। तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल कितने का होगा, मुझे बताओ। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। 180 में से 60 प्लस 50 110 गया, तो ये 70 आएगा। मतलब ये वाला एंगल 70 है। और आपको याद होगा कि ये जो BIC होता है, ये वाला जो एंगल होता है, एंगल BIC, ये 90 डिग्री प्लस ऑपोजिट एंगल का हाफ होता है। 90 डिग्री प्लस ऑपोजिट एंगल का हाफ होता है। तो 90 प्लस 70 का हाफ हो जाएगा 35। योर आंसर इज 125, ठीक है। हम चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं। हम इसके अलावा और क्या दिमाग लगा सकते हैं। आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है। तो ये वाला आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला आपका 25 डिग्री होगा। तो ये वाला, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है ना। ये बी है, ये आई है, ये सी है। तो ट्राइंगल BIC में, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना,
एंगल बाई सेक्टर होता है तो दोनों एंगल्स हाफ हाफ आपके डिवाइड होंगे। आप में से कई लोगों ने ऐसे भी किया होगा। तो 180 में से अगर आप 30 प्लस 25 माइनस कर देते हैं तो देखिए कि आंसर वही आ रहा है क्या, 55 आपका गया। तो अभी भी आपका आंसर कितना आएगा, 125 आएगा, एंगल आई। ये आंसर है 125। ओके, वेरी गुड। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये कंप्लीट एंगल 60 है, ये कंप्लीट एंगल 50 है ना। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। और ये ये आपका कंप्लीट 60 है और ये कंप्लीट 50 है। तो ये वाला 70 होगा, तो ये वाला 90 प्लस ऑपोजिट एंगल का हाफ। नेक्स्ट। यस। ठीक है, रिवीजन कर लेना। मैं आज इसीलिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, आपको यह एहसास होना चाहिए कि हमें
रिवीजन करना है, बस इतना काफी है ना। बाकी हम क्वेश्चंस आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कराऊंगा तो पूरा वन साइड होगा। मुझे लगेगा मैं ही सॉल्व करे जा रहा हूं, तो आपसे बन नहीं रहे, तो आपको तभी बनेंगे जब आप एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। तो थोड़े से हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप रिवीजन करिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। हम्म। इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, समझिए। यहां पर ये इस सर्कल का सेंटर होगा, और याद रखना आप, आपको बताया था मैंने कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, ये आपका केंद्र तो है ही, ये आपका सेंटर तो है, लेकिन यहीं पे आपका गुरुत्व केंद्र मतलब सेंट्रॉइड भी होता है। यहीं पे इन सेंटर भी होता है, यहीं पे आपका ऑर्थो सेंटर भी होता है, और यहीं पे आपका जो सरकम सेंटर जिसको हम बोलते हैं, हमने इसको कहीं एस लिखा है, इसको कहीं एच लिखा है, उस पे आप मत जाना। चारों केंद्र इसके जो हैं, ये चार और सेंटर, ये सब एक ही जगह पर होते हैं। ऐसी हमने कोई बात की थी, है ना। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो 3 है। अब सुनिएगा, इसको हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जो मीडियन होती है, ये किस रेशो में डिवाइडेड होती है, ये 2:1 में डिवाइडेड होती है। नाउ, आपसे ये कहा गया है कि इसकी जो इन रेडियस है, ये आर भी है ना, ये आर है, और आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है, तो क्या इस 2 की वैल्यू 6 होगी? और अगर इस 2 की वैल्यू 6 होगी, तो यहां से यहां तक, मतलब आपकी जो कंप्लीट मीडियन है, जो आपकी माध्यिका है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 9, और तीनों माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। 6 + 3, आंसर इज 9 सेंटीमीटर।
बताइए, क्लियर है? बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्लियर एकदम। 2 और 1 के रेशियो में होती है माध्यिका, हमेशा 2 और 1 के रेशियो में होती है। आपको 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, ये इन रेडियस है, तो ये 6 होगी। 6 + 3 टोटल जो मीडियन है उसकी लेंथ कितनी होगी? 9 होगी। हम्म। हाँ, लेंथ पूछा है ना, लेकिन हमें आर दिया है ना। आर दी है, आर यहां से यहां तक होती है, ये सेंटर है और ये आर है। और यही ग्रेविटी सेंटर भी होता है, यही केंद्रक है और यही आपका केंद्र है, यही सेंटर है और यही सेंट्रॉइड है और यही आर